Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल हो रहे होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट. देखिए, हम बात करने वाले हैं चाइना की, जिसने रिफ्यूज़ कर दिया है टू फर्दर एक्सपांड कॉरपोरेशन विथ पाकिस्तान इन एनर्जी वाटर क्लाइमेट अंडर CPEC. देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है. चाइना यहाँ पर बोल रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, ये यहाँ पर इसको फर्दर एक्सपांड करने से इसने मना कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है. बेसिकली ये जो डेवलपमेंट था, ये एक तरीके से ट्रेडिशनल लॉन्ग लास्टिंग जो फ्रेंडशिप चली आ रही है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, बिकॉज दोनों ही कहीं ना कहीं इंडिया के अपोज आपको देखने के लिए मिलते हैं. ऐसे में इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर $1 बिलियन प्रोजेक्ट का, जो कि ग्वादर पोर्ट को, ओके, आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कि ये जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, उसे चाइना की जिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करने वाला था. बेसिकली ये चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, जहाँ पर चाइना जो है अपनी एक एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ यहाँ पर दिखाता है विद द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ओके, अब आप सभी के दिमाग में एक चीज़ भी चल रही होगी कि आखिर चाइना ने मना क्यों कर दिया कि भाई हम एक्सपैंड नहीं करेंगे. देखिए, बेसिकली जो एक्सपांशन के एरिया थे, जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज़्म था, जैसे गिलगिट बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इनको यहाँ पर शामिल किया गया था. एडिशनली कोऑपरेशन की बात की जा रही थी फॉर द प्रमोशन ऑफ कोस्टल टूरिज़्म, उसको भी इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया. चाइना यहाँ पर पाकिस्तान के प्रपोजल से एग्री नहीं है. देखिए, पाकिस्तान चाह रहा था जितना भी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, विद इन दी CPEC फ्रेमवर्क, वो भी यहाँ पर चाइना हैंडल करे. और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक डिसएग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा. चलिए, हम आ जाते हैं मुख्य बिंदु पे. आखिर CPEC प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्वादर पोर्ट दिखाई दे रहा है. ग्वादर पोर्ट से लेकर जिनजियांग प्रोविंस तक ये कनेक्ट करेगा. 3000 किलोमीटर लंबा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था, जो साउथ वेस्ट पाकिस्तान का पोर्ट है उसे चाइना के नॉर्थ ईस्ट रीजन जिनजियांग से कनेक्ट करना है. इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हाई नेटवर्क हाईवेज को यहाँ पर बनाया जा रहा है, रेलवेज, पाइपलाइंस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी इसके अंदर शामिल किया गया था. ओके, अब देखिए, बात कर लेते हैं अगर फ़ायदा क्या होने वाला है. तो देखिए, CPEC के आते ही एक नया ट्रेड रूट यहाँ पर आपको देखने मिल जाता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती, आने जाने का समय कम लगता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको स्पेशली पाकिस्तान में देखने के लिए मिल जाता, जो कि बेसिकली एक जो आपको इसके लेस्ट डेवलप्ड रीजन जैसे बलूचिस्तान और गिलगिट बल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं वो देखने के लिए मिलेंगे. अलॉन्ग विद दैट, CPEC की वजह से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली थी, वो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पावर प्लांट्स, कोल फायर्ड प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स को यहाँ पर शामिल किया गया था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है, जहाँ पर एनर्जी का शॉर्टेज हमें देखने मिलता है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता. नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्वादर पोर्ट की, जो कि साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में लोकेटेड है, एक फोकल पॉइंट है CPEC का. ऐसे में ग्वादर पोर्ट के एक्सपैंड करते ही एक पोर्टल कनेक्टिविटी, अरेबियन सी से कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती. अब देखिए, इसी के साथ चाइना और पाकिस्तान जो हैं, दोनों के लिए ही CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां ये एक तरीके का शॉर्टर रूट प्रोवाइड कर रहा है अरेबियन सी में, मिडिल ईस्ट में, और इंडिया के साथ एक क्लोज विसिनिटी प्रोवाइड कर रहा है. वहीं पाकिस्तान के लिए यहाँ पर एक इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बड़ा बिंदु ये है. अब देखिए, यहाँ पर एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, देखिए, POK से CPEC जा रहा है. ऐसे में ये जो टेरिटरी है, ये इंडिया की टेरिटरी है, पाकिस्तान इसको क्लेम करता है. ऐसे में चाइना, जो कि इंडिया और चाइना के दोनों के अपने आप में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो लेट्स सी आगे यहाँ पर क्या होगा.
चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हमें बात करनी है मणिपुर में फिर से एक्सपैंड कर दिया गया है अफिस्पा को इन छः डिस्ट्रिक्ट में। बात कर लेते हैं, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज़ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। लेकिन उसके पहले एक करंट सिनेरियो समझ लेते हैं। अफिस्पा की अगर हम बात करें 1958 इनफैक्ट 1947 के आसपास से आपको अफिस्पा की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। ओके, यहाँ पर होता है क्या है, जो आर्मी है और जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है जिसे आप CAPF के नाम से जानते हैं, इनको यहाँ पर एक अधिकार दे दिया जाता है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया हैं बेसिकली इनमें ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लीथल फोर्स यहाँ पर लाई जा सकती है, अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, या फिर इस किसी भी तरीके की जो प्रोसिक्यूशन की इम्यूनिटी होती है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ आप याद रखेंगे, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी जगह को नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पर क्रिएट कर सकें। प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ को इसका पार्ट बनाया हुआ है। ओके, वहीं मणिपुर और असम की बात करें तो दे हैव नोटिफाइड कि अपनी गवर्नमेंट के थ्रू कि मणिपुर और असम के भी कुछ क्षेत्रों में अफिस्पा लगाने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग की बात करें तो मणिपुर, आज की डेट में आप देखिए मणिपुर में बहुत बुरी हिंसा चल रही है, तो मेजर फोकस हमारा मणिपुर है। 1981 से अफिस्पा यहाँ पर लगा दिया गया था। ग्रेजुअली धीरे 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 अफिस्पा और इसकी जो एक्टिविटीज़ थी उसका विरोध किया जाने लगा और लगभग 2004 के आसपास बहुत सारी जगह से ग्रेजुअली अफिस्पा को रिमूव किया जाने लगा। ओके, ऐसे में अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें तो लगभग 15 पुलिस स्टेशन और 6 डिस्ट्रिक्ट से अफिस्पा को हटा दिया गया। अप्रैल 1 2023 की बात करें तो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ को यहाँ पर नोटिफिकेशन किया गया और विड्रॉल कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर फिर से नीड हमें देखने के लिए मिल गई अफिस्पा लगाने की। कंसर्न है जो नोटिफिकेशन आया है मणिपुर गवर्नमेंट का, ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी जो थ्रेट यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। 19 पुलिस स्टेशन जहाँ पर इसको लगाया गया है वो अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली विषय है। चलिए हम बात कर लेते हैं अफिस्पा के बारे में डिटेल में। जैसा मैंने आपको बताया था, अफिस्पा एक कंटेशियस लेजिस्लेशन है जो कि स्पेशल पावर या एक लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, CAPF को, कि ये किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ने या फिर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिफाइन किया है वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसे में इनके पास कुछ एक्सटेंसिव पावर आ जाते हैं। यहीं पर ये जो पावर होती हैं ये एक लीथल फोर्स क्रिएट कर देती हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, विच मीन्स यहाँ पर किसी को अरेस्ट करने के पहले कोई वारंट नहीं दिया जाएगा, उस व्यक्ति के प्रेमाइसेस को बिना किसी वारंट के सर्च किया जा सकता है। ओके, इनफैक्ट जो अफिस्पा के अंदर मिलिट्री पर्सन्स काम करते हैं उनको किसी भी तरीके की लीगल और प्रोसिक्यूशन से यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो देखिए अफिस्पा अपना जो इसका डेट बैक है वो हमें 1958 के आसपास देखने मिलेगा। इनफैक्ट उसके भी पहले अगर हम जाएं तो इसका जो ओरिजिन है वो हमें 1947, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इसे यहाँ पर प्रोम्युलेट किया गया था बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद देखिए बहुत सारी जगह पर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इसको यहाँ पर हटा लिया जाएगा, रिटेन कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन एक ऑर्डिनेंस लाया गया, नोटिफिकेशन लाया गया 1958 में, और इसके तहत बहुत सारे इंडिया की जो एरिया जहाँ पर हमें डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिल रही थी वहाँ पर 1958 के बाद अगर आप देखेंगे अफिस्पा आपको देखने मिल जाएगा। और ऐसे में सबसे पहला स्टेट हमें देखने मिला था नागा रीजन। हालांकि इसके बाद हमें 1972 में अगर देखें तो कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए जहाँ पर ग्रांट किया गया अथॉरिटी को कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर हम बहुत सारे स्टेट की बात करें तो जैसे त्रिपुरा में 2015 में पूरी तरीके से इसको रिवोक कर दिया गया। मेघालय में अगर हम बात करें इट इज़ इन अफेक्ट फॉर 27 ईयर टिल इट वॉज रिवेक्ड बाय देन होम मिनिस्ट्री in April 2018.
सो करेंटली अगर हम देखें तो असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की कुछ एरियाज़ हैं जिनको डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी में डाला गया है और यहाँ पर अफिस्पा को लगाया गया है। हमेशा बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हमें देखने मिलते हैं अफिस्पा के अपोज में। फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन होते हैं, लोगों को किसी तरीके का जस्टिस नहीं मिल पाता। राइट टू रेमेडी की अगर आप बात करते हैं, विच मीन्स हम बात कर रहे हैं 32 क्लॉज 1 की यहाँ पर, तो वो भी यहाँ लोगों को नहीं मिल पाता। एक इनफेक्टिवनेस है इस पर्टिकुलर एक्ट में। 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसके एग्जिस्टेंस को। ऐसे में हमें कोई दूसरे ऑप्शंस अडॉप्ट करने होंगे रादर देन दी अफिस्पा। ऑलराइट, चलिए, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। और बिहार को मिल गया है सेकेंड टाइगर रिजर्व, ओके, जो कि बनेगा कैमूर सेंचुरी के अंदर। चलिए समझ लेते हैं इसको डिटेल में। देखिए, बिहार में सेकेंड टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनने वाला है 2024 की शुरुआत में हमें देखने मिल जाएगा। ओके, आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ एक नया कैमूर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे कैमूर सेंचुरी जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, कैमूर सेंचुरी को फाइनली यहाँ पर बना दिया जाएगा टाइगर रिजर्व और ये बन जाएगा कैमूर सेंचुरी सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। आपको पहले टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना है विच इज़ दी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर हम कैमूर की बात करें तो दो लैंडस्केप जो कैमूर प्लेट्यू है उस पर ही आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिल जाएगा। दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, कर्मनासा और दुर्गावती नदी आपको यहाँ से फ्लो करती हुई दिखाई देंगी। सो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जो आप याद रखेंगे। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन सा है और साथ ही बात करेंगे कैमूर टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में आपको देखने मिलेगी, इसके अंदर दो डिस्टिंक्ट रीजन आपको देखने मिलेंगे। एक कैमूर का पठार देखने मिल जाएगा और दूसरा जो साइड है जो कि वेस्टर्न साइड है जहाँ पर कर्मनासा और दुर्गावती नदी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बहुत डिस्टिंक्टिव फॉरेस्ट कवर हमें देखने के लिए मिल जाता है और स्पेशली इस एरिया में आपको टाइगर, लिपर्ड्स और चिंकारास देखने के लिए मिल जाएंगे। कैमूर की बात करेंगे तो लगभग 1134 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल है और 986 स्क्वायर किलोमीटर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कैमूर की बात करें तो हाईएस्ट ग्रीन कवर आज की डेट में अगर आप बिहार में देखेंगे विच इज़ 34%, तो वो केवल और केवल इस जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सो डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज ये क्रिएट करता है अपनी नेबरिंग स्टेट झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। और आपको पता है मध्य प्रदेश आज की डेट में टाइगर स्टेट यहाँ पर है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। चलिए बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में सिचुएटेड है। पहला नेशनल पार्क है ये जो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा और पहला टाइगर रिजर्व है जिसको बाद में 1994 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया था बिहार के लिए। इसकी अगर हम बात करें, खासियत इसीलिए है क्योंकि ये नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल का एक नेशनल पार्क है विच इज़ दी चितवन नेशनल पार्क, उसके साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ पर अपनी बॉर्डर शेयर करता है। जोग्राफिकल फीचर की बात करें तो एक तो हमें बहुत बढ़िया लैंडस्केप देखने मिल जाता है, डेंस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, हिली टेराइन रीजन आपको देखने मिल जाएगा। गंडक नदी यहाँ से फ्लो होती हुई निकलती है जिसकी वजह से एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और रिच बायोडाइवर्सिटी का एरिया हमें देखने के लिए मिल जाता है। इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम बात करें तो हमें बंगाल टाइगर्स, लेपर्ड, एलिफेंट, स्लॉथ बियर, सांभर डियर, स्पॉटेड डियर और बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज देखने के लिए मिलती हैं। विद दिस मैप आई होप आपको क्लियर हो जाएगा वेयर इज द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और द न्यूली प्रपोज्ड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बनने वाली है सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ द बिहार इज सिचुएटेड हियर विद द हाईएस्ट डेंस फॉरेस्ट ऑफ 34%। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेफ्टी की। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जोशीमठ की कंडीशन। देखिए, लगभग एक साल पूरा होने वाला है, एक कैलेमिटी, एक घटना यहाँ पर हुई थी जो कि हमारा डिस्टिंक्टिव टाउन है, उत्तराखंड है, देवभूमि जिसे बोला जाता है। यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक घटना घटी थी जिसके अंदर एक न्यूज़ यहाँ पर आने लगी थी, जेट जोशीमठ इज सिंकिंग।
क्रैक्स यहाँ पर देखने मिल गए थे रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर में, रिजल्ट इनटू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने मिले, और यहाँ से लोग भाग के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। और इस पूरी घटना का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था जोशीमठ में होने वाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसमें सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट, जो यहाँ पर डेवलप किया जा रहा था। टनलिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही थी, और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसे लीड कर रहा था एनटीपीसी। इसी सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आया, क्या जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है और इंक्रीज अर्बनाइजेशन है उसने यहाँ पर डिजास्टर इनवाइटेबल तो नहीं किया। देखिए, आप सभी को पता है, अगर हम जोशीमठ की बात करें तो अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। हाइड्रोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड्स को यहाँ पर एक्सपैंड करने के काम किए जा रहे हैं, टूरिज्म भी है क्योंकि एक मठ यहाँ पर सिचुएटेड है। ऐसे में इस सभी को देखते हुए उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक 8 मेंबर कमेटी को यहाँ पर फॉर्म कर दिया, जिनका मेजर काम था इन सारे मुद्दे पर बात करना। बट सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड यहाँ पर हैपेंड इधर कि जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको यहाँ पर कम्युनिटी इस पर्टिकुलर कमेटी का पार्ट बनाया गया था, उनको क्लियरली मना कर दिया गया कि आप कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। और इसमें जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है और पब्लिक है, उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब मेन रीजन क्या होता, देखिए सबसे बड़ा कारण उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला कि जो सैटेलाइट इमेज है सरफेस की, वो बहुत पैनिकिंग है। ऐसे में अगर लोगों तक इन्फॉर्मेशन चली जाती तो इसको यहाँ पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं जोशीमठ की, कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या इम्पोर्टेंस है विद दी इमेज ऑल्सो। फर्स्ट आई वांट कि आप इस इमेज को यहाँ पर देखें। यहाँ पर आप देखेंगे केदारनाथ, देहरादून, पिथौरगढ़, और ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है जोशीमठ। जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उत्तराखंड के। ये जो टाउन है, ये जो टेम्पल है, ये पिलग्रिमेज है, हिंदू साइट है। स्पेशली जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं, जो 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो डेफिनेटली जोशीमठ की यात्रा यहाँ पर करते हैं। इसी के साथ अगर हम जोशीमठ की एक और इम्पॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, ये नेशनल हाईवे 7 पर सिचुएटेड है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से बोला जाता है। अलॉन्ग विद दैट टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट है। आप देखिए, जिनको बद्रीनाथ जाना हो वो भी यहाँ पर आएंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब आपको देखने मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस की साइट आपको देखने मिल जाएंगी। नॉट अलोन दिस, ये एक ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। ये एक तरीके का इंडियन आर्मी का होम है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप बात करेंगे तो हाई रिस्क जोन 5th में आता है। साथ ही यहाँ पर जो 2 नदियाँ हैं, धौली गंगा और अलकनंदा, उनके ग्रेडियंट की वजह से, उनके कॉन्फ्लुएंस की वजह से भी आप देखेंगे यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा टिकी हुई नहीं है, ठहरी हुई मिट्टी नहीं है। अलॉन्ग विद दैट जो 4 मठ हैं जिन्हें आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर स्थापित किया था, आपको याद होंगे, हमने पहले भी डिस्कस करे हैं। श्रृंगेरी इन कर्नाटका, द्वारका इन गुजरात, पुरी इन उड़ीसा, जोशीमठ इन बद्रीनाथ उत्तराखंड। तो आपको वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें से जोशीमठ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाई जोशीमठ इज सिंकिंग। देखिए 1976 में ही एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने बता दिया था कि पूरी तरीके से जोशीमठ जो है वो सैंड और स्टोन के ऊपर सिचुएटेड है। मेन रॉक का ये पार्ट नहीं है और एंशियंट लैंडस्लाइड जोन का पार्ट रहा है। अलॉन्ग विद दैट जो अलकनंदा नदी है और धौली गंगा नदी है, वो भी इसको लैंडस्लाइड प्रोन बना देती हैं। नॉट अलोन दिस, जो हमारी कंटिन्यूसली डिगिंग एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोडों को चौड़ा करने का काम चल रहा है, इसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो रीज़न है, यहाँ पर लैंड इरोजन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, हायर टूरिज़्म यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे क्षेत्र पर एक दबाव बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज़ वाई, अगर आप बोल सकते हैं, एक अनप्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। पूरा अर्बनाइजेशन आपको उल्टे सीधा देखने मिलेगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस पर्टिकुलर जोशीमठ इज़ इम्पॉर्टेंट। आप चाहें तो इसका स्पेशली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी या दूसरे स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए, आपको जोशीमठ की केस स्टडी बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए
बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल बात कर रहा है, रिसेंटली एक बिल हमारे पास आया है विच इज़ द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन दी लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया आज की डेट में केवल 15% जो फोर्स है वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर दिखाता है। 141 यहाँ पर इंडिया स्टैंड करता है 193 कंट्रीज़ के अंदर। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और केन्या जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन। ऐसे में 27 साल से ये जो बिल यहाँ पर अटका हुआ है पार्लियामेंट में, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें लोकल बॉडीज़ में, इंडिया ने इसको बहुत पहले ही दे दिया। हमने बोला कि ठीक है हम पहले रिजर्वेशन दे देते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो लगातार इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो लोकसभा या फिर हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात करें, वहाँ पर कोई खास रिप्रेजेंटेशन इंडिया का हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मोरल इम्पेरेटिव की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट यहाँ पर था, क्योंकि हमारे पास कोई अभी जनगणना नहीं हुई है, क्या रिप्रेजेंटेशन है हमें वो नहीं पता है, बढ़ती हुई जनसंख्या का हमें आइडिया नहीं है। ऐसे में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, रूलिंग में, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, इसको आइडेंटिफाई करना और इसको केटर करना सबसे बड़ा चैलेंज था। जैसे ही ये बिल यहाँ पर पास हुआ है, इसने एक बहुत नया आयाम क्रिएट कर दिया है महिलाओं के लिए। दैट मीन्स नाउ आवर गवर्नमेंट इज़ क्वाइट responsible towards giving importance to women, whether we are talking about the higher elected bodies like Lok Sabha and legislative assemblies along with the पंचायत इंस्टीट्यूशन। ओके, अब देखिए आर्टिकल ने ना एक बहुत अच्छी बात करी है। आर्टिकल बोल रहा है कि अगर आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो सोसाइटल एटीट्यूड चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे इलेक्टेड बॉडीज़ में, तो ये कहीं ना कहीं आपको इंटरकनेक्टेड अप्रोच देखने मिलने वाली है विद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, जो कि आज की डेट में बहुत कम है। महिलाओं की आज की डेट में बात करें तो उनके ऊपर अनपेड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बहुत बड़ा बर्डन देखने के लिए मिलती हैं, जो कि उनकी फुल कैपेसिटी को, एक लेबर फोर्स को बाहर लाने में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दी पॉलिटिक्स एंड डिफरेंट थिंग्स, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। इसी के तहत अगर हम बात करें तो कुछ तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक प्रोग्राम था मगाली उर्मई थाउगी, जहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया गया और अनपेड हाउस होल्ड लेबर को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया गया। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक मंथली कैश ट्रांसफ़र किया जाता है महिलाओं के खातों में, ताकि जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो कम हो सके, एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ सके। इनफैक्ट महिलाओं का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हाउस होल्ड वर्क में उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। ऐसे में ना केवल ये एक पर्टिकुलर स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, ये पूरे के पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रेज करना होगा फर्स्ट टाइम वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर। हमें हायर इलेक्टेड बॉडीज़ की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर हमें वुमेन्स को आगे लाना होगा, एक माइंडसेट को चेंज करना होगा, एक पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। दिस व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बात की जा रही है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट की और यहाँ पर होने वाली टाइगर्स की मृत्यु के बारे में। क्या ये नेचुरल कॉज है या यहाँ पर पोचिंग का कोई कनेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है? अभी तक हम बात करें तो टोटल 10 टाइगर्स, जिसमें से 6 कब और 4 अडल्ट्स की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है इन दी नीलगिरी टाइगर रिजर्व। 6 कब्स की अगर हम बात करें तो इनके 2 सेपरेट इंसिडेंट देखने मिले, वहीं 4 एडल्ट टाइगर्स की अगर हम बात करें तो ये भी सेपरेट इवेंट्स में इनकी मृत्यु हमें देखने के लिए मिली है। लेकिन यहाँ पर एक सस्पिशन लगाया जा रहा है कि इनमें से किसी एक को यहाँ पॉइजन दिया गया था, जो कि कहीं ना कहीं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी गवर्नमेंट के ऊपर, उनके वेयर अबाउट्स के ऊपर एक क्वेश्चन रेज कर रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हाउ डिड द टाइगर डाई। पहली जो रिपोर्ट यहाँ पर टाइगर डेथ की हमें देखने मिली थी 16 अगस्त को, इसमें पता चला कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व में, ठीक है, पोस्टमार्टम किया गया और ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो
कब्स थे ये थोड़े से कमज़ोर थे, और बिकॉज ऑफ स्टावेशन और अम्बिलिकल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर इसकी डेथ हो गई होगी। जो सेकंड डेथ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही थी कि ये जो डेथ है ये शायद आपस में लड़ाई करने की वजह से हमें देखने के लिए मिली है। अब देखिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो जाता है, जो एनिमल कंजर्वेशन कंसर्न की अगर हम बात करें तो हाईली डेंसिस मधुमलाई बांदीपुर नागरहोल एक कॉम्प्लेक्स है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। इसके अंदर बहुत सारे टाइगर्स आपको देखने मिल रहे हैं, और जैसे जैसे टाइगर्स की संख्या यहाँ बढ़ेगी उनके अंदर अपने हैबिटेट को इस्टेब्लिश करने के लिए कंपटीशन देखने मिलेगा, रिजल्ट इनटू बहुत ज़्यादा फाइट्स होंगी और फाइट्स की वजह से डेथ देखने के लिए मिलेंगी। नीलगिरी डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर 54 टाइगर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर ना केवल ये अकेला एक रीज़न है, बल्कि ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नियर बाय एरिया में ह्यूमन एनिमल इंट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा कंसर्न लगाया जा रहा है रिगार्डिंग दी पोचिंग एंड रिगार्डिंग कि क्या हमको यहाँ पर करना चाहिए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक बहुत क्लियर कट इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर है। एंटी पोचिंग कैंप्स ये लगा रहे हैं, साथ ही लोगों को अवेयर करने की काम किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो पोचिंग है इसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। चलिए बात कर लेते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले इस इमेज को आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज़ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सिचुएटेड कहाँ पर है आप देख रहे हैं, ये आपको देखने मिल जाएगा केरला वेस्टर्न घाट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये 3 पर्टिकुलर जगह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, 3 जगह पर विस्तारित ये पर्टिकुलर बायोस्फीयर आपको देखने के लिए मिलेगा। 1986 में से इस्टेब्लिश किया गया था, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में जिसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। लगभग 5520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये रिजर्व की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये बन जाता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको मधुमलाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने मिल जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी मधुमलाई बांदीपुर नागरहोल कॉम्प्लेक्स इसे बोला जाता है उसका पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट साइलेंट वैली, मुकुर्ती नेशनल पार्क और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और भी बहुत सारे जो हैं ये सभी आपको इसके प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए इंडिया इज़ गेटिंग एल्डर, इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पर ओल्ड होती जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट की। इंडिया की अगर हम बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन इज़ एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ नाउ, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 41% जो लोग हैं आपको वो यहाँ पर इस डिकेडल ग्रोथ का पार्ट बन रहे हैं। इस परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जो एल्डरली इंडिविजुअल हैं इंडिया में, इनका जो रेट है ये 2050 तक डबल हो जाएगा। यूएनएफपीए की बात करें तो इंडिया की जो एजिंग रिपोर्ट है, आप याद रखेंगे पहले तो ये रिपोर्ट कौन बनाता है, यूएनएफपीए विच इज़ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसने यहाँ पर एक एजिंग रिपोर्ट दी है जिसने सजेस्ट किया है कि 2046 तक जो एल्डरली पॉपुलेशन है इंडिया में वो यहाँ पर बच्चों की पॉपुलेशन, दैट मीन्स 0 से 15 साल तक के बच्चों की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर देगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो आज की डेट में एक और कंसर्न लगाया जा रहा है कि एल्डरली तो चलिए आपके यहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में 40% से भी ज़्यादा जो एल्डरली पॉपुलेशन है ये पुअरेस्ट वेल्थ की कंडीशन में आती है। केवल अगर आप बात करेंगे तो 18.7% जो एल्डरली इंडिविजुअल हैं दे आर लिविंग विदाउट एनी इनकम, जो कि कहीं ना कहीं
उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, बल्कि हमारे हेल्थ केयर और हमारे गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर रहा है। अगर हम प्रोजेक्टेड ग्रोथ की बात करें इंडिया में, तो आप देखेंगे जो रिपोर्ट है ये बात कर रही है कि इंडिविजुअल एजिंग विद द 80 ईयर्स एंड ओल्डर विल इंक्रीज बाय 279%। देखिए, बहुत छोटा मोटा डेटा नहीं हम बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि लगभग 80 ईयर के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन 279% बढ़ जाएगी 2022 से 50 के बीच में। ओके, और यहीं पर इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट, रिपोर्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी कुछ बात की गई है, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो वुमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको यहाँ पर ज़्यादा माना गया है। 60 से 80 आप यहाँ पर देखेंगे। वहीं मेंस की अगर लाइफ की बात की जाए तो इसमें फ्लक्चुएशंस हमें अलग अलग टेरिटरीज़ में अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश एंड केरला, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, विद वुमेन लिविंग 4 ईयर्स लॉन्गर देन द मेन एट द एज ऑफ 60। वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें फॉर वुमेन एट एज 60 विच एक्सीड्स 20 ईयर इन सेवरल स्टेट्स, जहां राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जैसी जगह देखने मिलेंगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल कंसर्न और इकोनॉमिक वेलबींग कंसर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो वो भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यहाँ पर जो सेक्स रेशो है विच इज़ द फीमेल्स पर 1000 मेल्स, elderly has been statedly increasing since 1991, while the sex ratio is general population has stagnant. Between 2011 and 2021 if we'll talk about, तो पूरे रीजन में एक एक्सपेक्टेड जो एज है वो आपकी बड़ी है। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो जो सेक्स रेशो है एल्डरली में वो आपको 1000 से कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सेंट्रल इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो ये आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा, विच मीन्स 973 in 2011 to 1053 in 2021, विच मीन्स यहाँ पर एक बात सजेस्ट की जा रही है कि वुमेन इस रीजन में आउट परफॉर्म कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ द सर्वाइवल रेट, जहाँ पर 60 साल से ज़्यादा की उम्र में महिलाओं की जो सर्वाइविंग रेट है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लास्टली अगर हम बात करें तो जेंडर पॉवर्टी की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पॉवर्टी है एज ओल्ड में वो ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा महिलाओं की यहाँ पर उम्र ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा आप देखेंगे या तो वो अकेली रह रही हैं, विडो हैं, या उनके पास इनकम ना के बराबर देखने मिलेगी कंपेयर टू दी मेंस। अलॉन्ग विद दैट, लाइफ डिपेंडेंसी की वजह से जो कंडीशन है वुमेन की, इट इज़ मोर पुअर। ऑल राइट, चलिए लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट द UNFPA। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसे 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य काम था कि जितनी भी ये इंश्योर करना कि एवरी सिंगल प्रेगनेंसी इज़ वांटेड, चाइल्ड बर्थ को सेफ बनाना और यंग पर्सन्स के जो पोटेंशियल है उसको फुलफ़िल करना। मेजरली ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रमोशन करना, उसको बढ़ाना, जेंडर इक्वालिटी के काम करना और पॉपुलेशन डायनामिक्स को मेंटेन करने के लिए UNFPA काम करता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क USA में इनका आपको हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है स्वावलंबन 2.0। इंडियन नेवी ने डिसाइड करा है कि वो जल्द ही इंडिजीनियस रोड मैप यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे स्वावलंबन 2, जो कि एक अपडेटेड और अचीवमेंट हमारे फ्यूचर प्लान क्या होने वाले हैं उसके बारे में बताएगा। नेवी ने यहाँ पर एक्सीड किया है कि जो इनके टारगेट हैं जिसके अंदर आपको 75 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ कोलैबोरेशन की बात की जा रही है, क्या होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, उस सभी को स्वावलंबन के अंदर यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको समझने के लिए स्प्रिंट इनिशिएटिव याद करना होगा। याद करिए, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे 2022 में स्प्रिंट चैलेंज लॉन्च किया था नेवल इनोवेशन इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार में। ठीक है, स्प्रिंट विच स्टैंड्स फॉर सपोर्टिंग
pole vaulting and R&D through IDEX, NIIO, which is the Naval Innovation and Indigenous Organization, and TDAC challenges. यहाँ पर बात की जा रही थी कि इंडिया में खुद की एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इंडियन नेवी में हमें क्या करना है, इनोवेशन लाने की बात यहाँ पर की जा रही थी। ओके, आगे अगर हम बात करें तो स्प्रिंट एक तरीके का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव आपको देखने मिलेगा, जिसके अंदर DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, R&D यहाँ पे की जा रही है, साथ ही IDEX विच इज़ दी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यहाँ पर होगा, और इन सभी मिलाकर इंडिया के लिए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाएंगे। स्वावलंबन 2.0 जैसे हमने डिस्कस किया, तो नेवी ने यहाँ पर अपना जो टारगेट है, जो कि लास्ट ईयर था कि 75 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हमें बनानी है इन पार्टनरशिप विद द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये यहाँ पर स्वावलंबन 2 में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें एक चेंज लाना है, ब्लू ग्रीन लेज़र यहाँ पर लाना है, अंडर वाटर एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है, ऑटोनोमस वेपन्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं, चाहे हम स्वान्स की बात करें, अंडर वाटर स्वान्स ड्रोन की बात करें, और इसी को ध्यान में रखते हुए नेवी ने लॉन्च कर दिया है अपना स्वावलंबन 2.0। आप याद रखेंगे, AI को इंक्लूड करने की बात हो, अंडर वाटर ड्रोन को डेवलपमेंट करने की बात हो, MSME के थ्रू यहाँ पर डेवलपमेंट करना हो, टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना हो, ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं स्वावलंबन 2.0 के अंतर्गत। चलिए एंड करते हैं NIOO के साथ समझते हुए। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑफिशियली इसे इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि इंडियन नेवी के अंदर इंडिजीनियसली इनोवेशंस लेकर आए जा सकें। यहाँ पर क्रिएटिव माइंडसेट को बढ़ाना, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, साथ ही स्टार्टअप जैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को एक साथ लाकर नेवल चैलेंजेस जो हैं, जो डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर लेकर आना, ताकि इंडिया अपने विजन आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सके। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। मूव करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। हियर आर 2 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। आप इसके आंसर लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में इसको अपलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट raoacademies.in पर जाकर भी आप अपने आंसर अपलोड कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and do not forget to hit like and subscribe button. Also, if you want to wish to update with every single news which we are having, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारी एप्लीकेशन को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन यू हैव टू सर्च राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।